स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंतरिक्ष से आदित्य L1 को लेकर इसरो ने दी खुशखबरी। सूर्य की तरफ से एक कदम और आगे बढ़ा सैटेलाइट। घोसी और बागेश्वर उपचुनाव के लिए पड़ रहे वोट, कौन मारेगा बाजी, हर अपडेट। बीजेपी के दारा सिंह और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह में कांटे की टक्कर, जाने उपचुनाव का अपडेट। वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी मांग, कहा हर 3 महीने पर हो चुनाव, नहीं तो ये शक्ल नहीं। भारत की यात्रा को लेकर उत्सुक, लेकिन G20 सम्मेलन में भी शी जिनपिंग के न आगे आने पर बोले जो बाइडेन। भारत के बाद रूस ने भी खारिज किया चीन का नया नक्शा, टूटेगी पुतिन जिनपिंग की दोस्ती। दर्दनाक, 2 मिनट में 50 बार बेहोश होने तक 60 साल के बुजुर्ग को छड़ी से पीटता रहा शख्स। अचानक से कम हुई गदर 2 की कमाई, क्या तोड़ पाएगी पठान की रिकॉर्ड। भारतीय टीम की एशिया कप के सुपर 4 में एंट्री, अब पाकिस्तान से इस दिन होगी टक्कर। और विश्व कप के लिए केएल राहुल का चयन तय, सैमसन का टूटेगा सपना, जाने किन खिलाड़ियों को मिल सकती है जगह। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सौर मिशन पर भेजे गए आदित्य L1 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। शनिवार को इसकी लॉन्चिंग के बाद मंगलवार की अहले सुबह इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि आदित्य L1 ने दूसरे बार अपनी कक्षा सफलतापूर्वक बदल ली है। आगे कहा गया है कि आदित्य L1 के कक्षा बदलने के ऑपरेशन के दौरान बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में सैटेलाइट के जरिए इसकी ट्रैकिंग की गई है। आदित्य L1 अब 245 किलोमीटर इंटू 22,459 किलोमीटर की कक्षा से निकलकर 282 किलोमीटर इंटू 40,225 किलोमीटर में पहुंच चुका है। आदित्य L1 की यह दूसरी बड़ी सफलता है और उसने सूरज की ओर अपना कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब 10 सितंबर 2023 को रात के 2:30 बजे तीसरी बार फिर आदित्य L1 की कक्षा बदली जाएगी। मऊ की घोसी और उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोट पड़ने शुरू हो गए हैं। वोटिंग प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती 8 सितंबर को की जाएगी। घोसी में जहां सपा और भाजपा के बीच टक्कर मानी जा रही है, वहीं बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और इंडिया के बीच पहली चुनावी भिड़ंत घोसी विधानसभा में होगी। बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान मैदान में है, वहीं एसपी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। सुधाकर को कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई का भी समर्थन मिला हुआ है। वहीं उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। दारा सिंह चौहान इसी साल जुलाई में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा ने घोसी सीट पर उपचुनाव के लिए चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। विधानसभा के 4,30,394 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन 10 प्रत्याशियों में सबसे अहम नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का है। पिछले साल विधानसभा चुनाव 2022 में इसी विधानसभा सीट से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी थे और भाजपा के विजय राजभर को हराकर जीत हासिल की थी। हालांकि 1 साल के भीतर उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये सीट रिक्त हो गई और चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन लगना शुरू हो गई है। लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कुल 4,30,000 मतदाता अपने मतों का करेंगे प्रयोग। घोसी में कुल 455 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 साल की सरकार के बाद वह एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई 9 साल बाद एक देश एक चुनाव की बात करता है तो इसका मतलब है कि उसने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा 9 साल देश का प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस बात पर वोट मांग रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन पर वोट मांग रहे हैं। हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लेना देना है? उन्होंने कहा 9 साल में कुछ काम किया होता तो कहते कि मैंने इतना तो काम कर दिया, अब इतना और करना है, इसीलिए वोट दो। 9 साल के बाद अगर कोई कहे वन नेशन वन इलेक्शन तो इसका मतलब है कि उसने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा जरूरत है और एक देश एक जैसा इलाज की। वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह इस सप्ताह भारत की अपनी यात्रा को लेकर उत्सुक हैं, लेकिन नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के शामिल नहीं होने से वह निराश है। व्हाइट हाउस ने बीते शुक्रवार को घोषणा की थी कि बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 7 सितंबर को भारत जाएंगे और इस ऐतिहासिक बैठक से इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वह 8 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में 9 से 10 सितंबर को इस प्रभावशाली समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चीन के नए नक्शे पर बवाल मचा हुआ है। अब तक का भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, नेपाल और ताइवान ने चीन के नए मानचित्र पर विरोध दर्ज कराया है। इस नए नक्शे में इन देशों की जमीनों और समुद्रों को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। भारत, ताइवान और फिलीपींस स्पष्ट रूप से चीन की विस्तारवादी नीतियों से जूझ रहे हैं, लेकिन नए चीनी मानचित्र में रूसी क्षेत्र को शामिल करना बीजिंग का अप्रत्याशित कदम माना जा रहा है। हालांकि रूस प्रतिक्रिया भारत की तरह तीखी नहीं थी, फिर भी उसने चीनी दावों को खारिज कर दिया और कहा कि ये नक्शा 2005 में विवाद को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स 60 साल के बुजुर्ग महिला को पीटता हुआ दिख रहा है। उसने 2 मिनट के भीतर बुजुर्ग महिला पर 50 बार छड़ी से वार किया। मामला अमेरिका के हार्लेम सबवे स्टेशन का है। घटना शुक्रवार सुबह 3:30 की बताई जा रही है। उस वक्त महिला वेस्ट 116 स्ट्रीट की तरफ जा रही है। मामले की जानकारी अधिकारियों ने दी है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार करीब 2 मिनट का ये वीडियो एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो के शुरुआत में देखा जा सकता है कि हमलावर महिला को अपने छाते से मारता है, फिर महिला अपना बचाव करने के लिए अपनी छड़ी से उसे रोकती है, मगर शख्स इसी छड़ी को छीनकर महिला पर वार करने लगता है। वो उसे तब तक पीटता है जब तक बुजुर्ग महिला बेहोश नहीं हो जाती। वो महिला को सिर, पेट, टांगों, हाथ, कमर और लगभग सभी हिस्सों पर मारता है। 24 दिनों तक लगातार धुआंधार कमाई करने के बाद सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 का ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। गदर 2 24 दिनों तक लगातार दर्शकों को सिनेमाघरों में लाने में कामयाब रही थी, लेकिन अब कलेक्शन में बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। फिल्म ने 24वें दिन 7.80 करोड़ का कलेक्शन किया और 500 करोड़ क्लब में अपनी जगह पक्की की। ऐसे में अब हम आपको फिल्म के 25वें दिन का कलेक्शन बताने जा रहे हैं। गदर 2 ने वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की, लेकिन बाकी दिनों की तुलना में कमाई बेहद कम रही। सैंकनिक रिपोर्ट के माने तो ब्लॉकबस्टर हिट गदर 2 25वें दिन मात्र 2.50 करोड़ की कमाई कर सकती है। अगर ये आंकड़ा सही हुआ तो ये फिल्म का अब तक का सबसे कम कलेक्शन होगा। 25वें दिन 2.50 से 3 करोड़ की कमाई करने पर फिल्म का टोटल कलेक्शन 504.17 करोड़ के पास पहुंच जाएगा, जहां शाहरुख की पठान ने 28वें दिनों में 500 करोड़ का आंकड़ा छुआ था। एशिया कप 2023 के लिए सुपर 4 की टीमें तय हो गई है। ग्रुप ए से पाकिस्तान के बाद भारतीय टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप में अपना दूसरा मैच सोमवार को नेपाल के खिलाफ खेला। इस मैच में भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज कर सुपर
4 में एंट्री कर ली है। इसी के साथ अब क्रिकेट फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। ये मैच 10 सितंबर को हम्बन टोटा में खेला जाएगा, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को हम्बन टोटा में ही होगा। बता दें कि भारतीय टीम और नेपाल के बीच ये मुकाबला स्टेडियम में खेला गया। मैच में नेपाल टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 230 रन बनाए। टीम के लिए आसिफ शेख ने ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 58 रन बनाए, जबकि सोमपाल कांबे ने 48 रनों की पारी खेली। विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन मंगलवार को होगा। माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों की सूची तैयार कर ली है। दोपहर 1:30 पर टीम का ऐलान हो सकता है। एशिया कप के लिए जब टीम चुनी गई थी तब कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस बार वह होंगे या नहीं स्पष्ट नहीं है। बीसीसीआई के पदाधिकारी टीम का ऐलान करेंगे। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर इस दौरान नजर आ सकते हैं। आईसीसी के नियम के अनुसार विश्व कप में शामिल सभी देशों को अपनी शुरुआती टीम का ऐलान 5 सितंबर तक करना है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।